नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर। टाइम हो रहा है 6:30 और मैं भी अब अपने पढ़ाई के लिए बैठ गया हूँ। तो हमारे जो सर हैं उनकी क्लास भी 6:30 आती है। अभी हम अपनी स्टडी मटेरियल लेके यहाँ पे हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। मेरी दिनचर्या की शुरुआत ही इस क्लास से होती है, करंट अफेयर की क्लास से। फिर मैं आगे की क्लासों को बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तो हम देखो 6:30 हैं और सर की क्लास भी आ गई है। संडे के दिन दोस्तों ना सर हमें रिवीजन कराते हैं जो भी हमने पढ़ा है, जैसे 1 अक्टूबर को क्या पढ़ा और 2 अक्टूबर को क्या पढ़ा, तो उसके सारे जो नोट्स हैं उनको सर रिवीजन कराएंगे। हम इस पर भी टिक टिक लगाते रहेंगे ताकि हमारा भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। 2 अक्टूबर का हो गया, फिर ये 3 अक्टूबर का है। यहाँ हमने पूरा जो लिख रखा है इसको एक बार रिवीजन सर के साथ भी हो जाएगा। 4 अक्टूबर का हो गया, 4 अक्टूबर का यहाँ तक कल अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो इस पर मैंने लिखा काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाती है इसमें, स्ट्रेटेजी की भी और करंट अफेयर्स की भी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने देश में क्या चल रहा है हमें इसी के माध्यम से पता चलता है। ये भी करना बहुत ज़रूरी है सर पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि लोग जीएस पे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं बराबर जीएस बहुत पढ़ता हूँ और सब्जेक्ट को तो पढ़ना है, लेकिन जीएस को भी नहीं छोड़ना। ये आपको मेमोरी को बूस्ट कराएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अपने देश को जानना सभी को पता होना चाहिए कि कैसे कैसा है। ये जो जैसे सेंसेक्स वाला टॉपिक पढ़ा है मैंने, इसमें सब मुझे पता है कि जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, भारत का ओवरऑल कितना है, सर्वाधिक जैसे केरल में है और न्यूनतम हरियाणा में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम वो भी हरियाणा ही में है। और लिटरेसी रेट क्या है, अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन, ये सारी जानकारी हमें जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हमें पता लगती है। और ये जैसे इंडेक्स हो गए, ये जैसे 96 रैंक भारत की भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया। 115 किस में पीस में है, 38 किस में इनोवेशन में है, 118 किस में खुशहाली में है, 130 मतलब 130 जो है हमारे किस में HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्लॉग बनाने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर में क्या कर रहे हैं उसको दिखाना। दिन भर में आप क्या सीख रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें अपने दोस्तों को भी बताना, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी कुछ रिवीजन हो जाए, तो वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ब्लॉग तो हर कोई बना रहा है, ब्लॉग बनाने का कुछ पर्पस भी होना चाहिए कि आप दूसरों को भी कुछ सिखा पाएँ, बता पाएँ। जैसे हम PCLV की बात करें, PCLV एक रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। इसके कितने स्टेप होते हैं? 4, क्योंकि इसमें फ्यूल जो होता है वो 4 स्टेप्स का होता है। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड। ये PCLV होते हैं। PCLV अभी तक कितनी चलेगी? C61 तक चलेगी, जिसमें किया गया था EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 भी PCLV C61 से। कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे आदित्य L1 किससे गया था? PCLV C57 से गया था। और निसार PCLV निसार शायद GSLV F15 से गया था हमारा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है निसार, ये। मंगलयान किससे गया था? PCLV C25 से गया था। चंद्रयान तो हमें पता है LVM 3rd M4, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते थे, इसके द्वारा भेजा गया था। देखो इसमें आप एक अच्छी जानकारी है कि जो एक्सरे थे इसकी खोज करने वाले रॉडजन थे। रॉडजन कौन थे? जिन्हें भौतिकी का पहला नोबेल मिला था 1901 में। ठीक है, तो ये जानकारी अब स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन क्या कहते हैं, हमें किस पे पता चल जा रहा है? करंट अफेयर में पता चल जा रहा है। तो गौरव सर से पढ़ने का ये फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो करंट के साथ साथ स्टैटिक का कोर्स भी आपको, अगर आप पढ़ते होंगे इंडिविजुअल तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा बहुत जो हमारा रिवीजन हो ऐसे भी हो जाता है। जैसे अब यहीं पे देखो एक क्वेश्चन अगर ये आया, देखो स्पाई रूट पहल केरल की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जो प्राचीन बंदरगाह है
उन और भी विरासत स्थलों को उनको जोड़ने के लिए बनाया गया था। अब उस क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चला। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोझिकोड केरल में, हमें ये पता है। सबसे पहले यूरोपीय आए थे 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, देखो अब कैसे कैसे आए थे। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसिस आए। अब वास्को डी गामा 1498 में आए। कैप्टन हॉकिंस 1608। जहांगीर के दरबार में कहाँ आए थे? आगरा। ये जो नीदरलैंड हॉलैंड वाले थे, ये भी इनका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था? बाटविया। कहाँ पे? इंडोनेशिया लिखा था, इंडिया लिख दिया मैंने, इंडोनेशिया था ये। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1608 में खुली, लेकिन जो आधिकारिक फैक्ट्री थी वो 1613 में खुली थी। ठीक है, सूरत में जो थी। एक इनने पहले मसूलीपट्टनम में भी खोली थी। फिर पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वो कोच्चि में हुई। ठीक है, फ्रांस की सूरत में। और वार्डिवास का युद्ध जो थर्ड कार्नेटिक वार था वो उसको क्या कहते हैं? वार्डिवास का युद्ध कहते हैं। तो भैया यहाँ पे हमारी क्लास करंट अफेयर की होती है पूर्ण, और पूरा हो गया सितंबर माह का रिवीजन। और टाइम हो गया है 7:45, 5 अक्टूबर संडे। पहला वर्ड याद कर लेंगे, करंट अफेयर करने के बाद हमारी जो सेकंड ये सारे हमारे पुराने वर्ड हैं और जो भी नए वर्ड आते हैं वो सारे मैं ऐड करता हूँ हमारी इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ। आज मैंने वर्ड ऐड करे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मित्रों, अभी तक हमने जो है इंग्लिश की क्लास और अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपना नाश्ता पानी भी कर लिया है। अब जो है हमारी रीजनिंग की जो क्लास थी, मैंने 3 वीडियो मैंने फिनिश कर ली थी, अभी 2 और बची हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहा था। ये भी लगभग आज मुझे लगता है ये भी आज मैं इसको पूरा कर दूँगा। और इसको पूरा करने के बाद मैं ये है बुक लाया हूँ। इस बुक से जो मेरा एक क्लॉक वाला चैप्टर होगा, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, अरहिंत की बुक है ये, इसके सारे क्वेश्चन मैं आज लगाऊंगा, क्योंकि इसमें एसएससी, जीएलबी, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी है, रेलवे से रिलेटेड जो भी हैं, उनके सारे क्वेश्चन इस पर दिए हुए हैं। बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इसका रिव्यू मैंने किया था, मैंने पढ़ भी ली है आधे से ज़्यादा। तो इसमें आज जो क्लॉक वाला चैप्टर है उसको मैंने आज फिनिश करना है। इसके साथ ही आपको मिलते हैं आगे। और आज संडे का दिन है तो काफ़ी सारा रिवीजन भी करना है। आज रिवीजन भी चलेगा, क्योंकि पढ़ाई करते करते रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा समझ में भी आता है और हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी उसको मेमोराइज करके रख सकते हैं। बाकी रिवीजन तो की है सक्सेस की। अब बात आती है इंग्लिश की। तो जो इंग्लिश के नोट्स हैं अब उनका रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के लिए एक बार इनको पढ़ूंगा। फिर मेरे पास एक बोर्ड है, उस पर इनकी स्पेलिंग्स जो मिस्टेक होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लगभग मेरे पास है थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए, तो इनको पहले रिवीजन करते हैं। फिर कुछ ग्रामर के जो रूल होते हैं उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, उनका भी रिवीजन होगा। ये तो सिलेबस हो गया इंग्लिश का, कॉमन सिलेबस। उसके बाद ये हमारे नोट्स, आर्टिकल्स वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन करना है मुझे आज, जिसमें ए और एन का आज रिवीजन करूँगा, और द का रिवीजन आज करूँगा, और ए एन और एन का फिर बाद में कर लूँगा। अभी एरर डिटेक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पढ़ रहा हूँ। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर ही रहा हूँ अभी। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो तो एक शब्द आप भी सीख लो। देखो, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय को हम क्या कहते हैं? फ्रीम, FIRM, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रीट फास्ट, STEADFAST, टेनेशियस कहते हैं TENACIOUS, और क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट हो गया MINED, डिटरमिनेंट कहते हैं वैसे। तो हमें भी यही बनना है अपने जीवन में, तो हमें भी ऐसी मेहनत करनी है कि हम भी ऐसे बने कल के दिन। तो ये शब्द आपके लिए भी हो गया। और उससे ऊपर वाला रेज, RAG, रेज का मतलब गुस्सा होता है। एंगर हो गया, फ्यूरी हो गया, एरे हो गया, वेट हो गया, स्प्लीन हो गया। तो ऐसे आप भी मेरे साथ सीख सकते हैं। 9:26 हो चुके हैं, और जितने भी मेरे जो एंटोनियम, सिनोनियम्स और थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे।
बेसिकली जो वोकेबलरी का जो सेशन होता है उस पे वर्ड पावर जिसको कहते हैं, उस पे क्या क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एंटोनियम और सिनोनिम्स होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं और होमोनिम्स होते हैं। तो इतने सारे हमें करने पड़ते हैं अगर हमें अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना होता है, अच्छा वोकैब अगर अपना तैयार करना होता है। तो मैं तो जैसे पढ़ता हूँ उनको लिख लिख के पढ़ता हूँ इस बोर्ड पे और उनको मिटाते रहता हूँ जिससे मेरे को लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें याद रहें। और बाकी बेसिक ये है, इन पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद हमारे नंबर अच्छे आएंगे और हमारे वोकेबलरी बिल्ड होगी तो हमें काफ़ी नए शब्द भी मिलेंगे। जैसे मेरे को ये वाला शब्द जो है माइस्ट्रो है, ये मेरे को पता नहीं था, मुझे इसमें स्किल्ड एक्सपर्ट हम पढ़ते थे और प्रोफिशिएंट भी पता होता है। अडेप्ट और ये जो माइस्ट्रो है ये उस्ताद के लिए होता है, मतलब तो जो किसी चीज़ में क्या होता है, दक्ष होता है। और वैसे ये ऊपर जो शब्द है वो है इनकैंडिशेंट, जो उत्साही को जीलस कहते हैं, आर्डेंट कहते हैं, एविड कहते हैं, फर्वेंट कहते हैं और इंथुजियास्टिक एक अच्छा वर्ड है। लेक्चरर्स ये भी एक अच्छा वर्ड है। ये सब मैंने अभी पढ़े तो काफ़ी अच्छा भी लगा, बताते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मित्रों इंग्लिश की क्लास कंप्लीट कर दी थी। इंग्लिश की क्लास कंप्लीट करने के बाद हमने नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि इनके बारे में जब पता होगा कि कहाँ पे सिचुएटेड हैं उसके बाद ही हम इनके करंट अफेयर्स और इनकी लोकेशन को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाकी काफ़ी चीज़ें समझ में भी आती हैं मैप्स के थ्रू। तो हम अभी मैप बने हैं, देखो मैंने यहाँ पे भी बना दिया कि जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर हो गया कनाडा, फिर यूएसए, नीचे मैक्सिको हो गया ये वाला, फिर हो गया सेंट्रल अमेरिका जो कंट्री है, यहाँ पे क्यूबा हो गया, युकाटन चैनल हो गया, ये होगी मैक्सिको की खाड़ी, ये होगी हडसन बे हो गया, ये अलास्का हो गया जो रसिया से यूएसए के पास चले गया था तो यूएसए पे आता है, कनाडा का नहीं यूएसए का है ये। तो ये सारी चीज़ें अब इसके इधर को क्या कौन सा हो गया, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो गया। और ऊपर जो ये डेनमार्क है, डेनमार्क आप जानते होंगे अमेरिका के बगल में है, लेकिन इसमें जो अधिकार है वो किसका है, सॉरी ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो ये है सारे हैं मैप्स के थ्रू अब हम आगे को पढ़ते रहेंगे। मैंने पूरा मैप बना के रखा है, वैसे एक बार इसकी पढ़ाई की है तो हल्की स्टडी करनी है मुझे। ये सारा मैंने लिखा है, कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए मैक्सिको, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैक्सिको की होगी मैक्सिको सिटी, क्यूबा की हवाना, ग्रीनलैंड की क्या होती है, नूक बोलते हैं या गॉड हॉक कहते हैं। फिर ये जो जल संधियाँ हैं जैसे बेरिंग जल संधि होगी, डेविस होगी, फिर युकाटन जल संधि हो गया। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप क्या होता है, जो समुद्र के बीच में होता है। अधिकार इस पे डेनमार्क का है और जो लोकेशन है इसकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका है। तो ये सब मैंने मैक्सिको और केंद्रीय अमेरिका को जब मिल जाता है तो इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बनते हैं, मतलब बोलते हैं ना। और मिड अमेरिका, साउथ अमेरिका, अगर इन दोनों को मिला देते तो क्या बनते हैं, रेड इंडियन। यहाँ पे जो रहते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग, रेड इंडियन कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आता है, देखो इसमें हमने पूरा वो ट्रिक्स की भी लिखा है। देखो ब्यूटीफुल गर्ल आलिशा हैज़ नॉट कम इन पार्टी, कौन कौन से आते हैं, ये होता है बेलाज हो गया, ग्वाटेमेला हो गया, अल सल्वाडोर हो गया, होंडुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टारिका और पनामा। ये सब मैंने लिखा है, इसको आपको धीरे धीरे मैं आपको भी इन वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आप जुड़े रहेंगे, देखना कि कितना एक जो एस्पिरेंट होता है वह कितना पोटेंशियल उसके अंदर होता है। अब लगभग सुबह से 5 बजे से 10 बज गए हैं रात के। तो अब हमारी भोजन की तैयारी हो रही है, अब खाना खाएंगे। खाना बन चुका है, खाना खाएंगे उसके बाद रेस्ट होगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।